our second MCQ is the electrostatic force between two charges is zero when, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही फोर्स है जो अभी हमने कूलम्स लॉ के अंदर डिस्कस की थी, जिसमें वो कह रहा था कि आपका जो F होगा, मतलब आपकी जो फोर्स होगी, ये फोर्स यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जो उसने हमें कहा था। कूलम ने हमें ये बताया था कि आपकी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपके K के बराबर, K मीन्स कांस्टेंट, आपके Q1, आपके Q2 मतलब चार्जेस Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब आपके इस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो F है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये आपसे पूछ रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज जीरो। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब जीरो हो जाएगी? द फर्स्ट वन इज चार्जेस आर ऑफ सेम साइज। जब चार्जेस सेम साइज के होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास दोनों चार्जेस सेम साइज के भी हों, क्योंकि आपकी जो फोर्स है ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द सेकेंड वन इज डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पर है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितनी ज्यादा आपकी फोर्स होगी उतना कम आपका डिस्टेंस होगा, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो आपकी फोर्स बहुत कम हो जाएगी, या अगर आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाए तो आपकी जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 10 न्यूटन। ठीक है, आपके पास दो चार्जेस हैं, द फर्स्ट वन इज Q1, ठीक है, और द सेकंड वन इज Q2, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो आपको दी हुई है, दैट इज 10 न्यूटन। अब ये कह रहे हैं इफ अ डाई इलेक्ट्रिक इज ER इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ER दरअसल ये एप्सिलॉन नॉट और R है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो इस रिलेटिव परमिटिविटी की भी आपको एक वैल्यू दी हुई है, दैट इज 5 न्यूटन। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, यानी कि आपके पास दो चार्जेस थे, जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम था, ठीक है, तो उसके दरमियान जो फोर्स थी वो 10 न्यूटन थी, लेकिन अब आपने इस वैक्यूम को हटा दिया और इन दोनों चार्जेस के दरमियान इस डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास जो नई फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो क्या होगी। ठीक है, दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एक आपके पास पहली वाली फोर्स दी हुई है इन वैक्यूम, और दूसरा आपके पास ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट बाय रिलेटिव परमिटिविटी। एफ नॉट वो फोर्स है जो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद आपके पास, इंसर्ट करने से पहले आपके पास थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 जो कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है, इन दोनों को आप कट कर देंगे, दैट द आंसर इज 2 न्यूटन। 2 न्यूटन हमारे पास वो फोर्स है जो कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद हमारे पास आई है। So our fourth MCQ is the electrostatic force is I, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों चार्जेस के मिड में होती है, ये क्या होती है, कैसी होती है? द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। द सेकंड वन इज शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट रेंजेस, मतलब जब आपका डिस्टेंस शॉर्ट हो जाए वैसी फोर्स है। नॉन सेंट्रल का मतलब होता है कि ये सेंटर में नहीं होती। नॉन सेंट्रल, अगर यहाँ पर सेंट्रल फोर्स होता ना तो ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता, बिकॉज दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है ना ये एक फोर्स होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, बट यहाँ पर सेंट्रल फोर्स नहीं बोला हुआ, यहाँ बोला हुआ है नॉन सेंट्रल फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक है, सो अवर करेक्ट आंसर इज कंजर्वेटिव फोर्स। द यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के इज, ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। हमारे पास कूलम कांस्टेंट जो होता है ये वाला के होता है, इसको हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इसका यूनिट निकालना है हमने, तो सीधा सीधा यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्मूले को जब हम ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे तो के को हम इधर ही छोड़ देंगे, एफ भी अपनी जगह पे ऐसे ही वापस आ जाएगा। ये वाला जो आर स्क्वायर है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Q1 और Q2 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएंगे तो ये इस तरह डिवाइड में आ जाएंगे, राइट। अब आपने इन सब चीजों का यूनिट लिख लेना है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। आर जो है वो रेडियस है, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को मीटर में जो है रेडियस, सॉरी, ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है, इट्स नॉट रेडियस, राइट।
सो इसको हम मीटर में मेजर करेंगे तो रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो मीटर पे भी स्क्वायर आएगा। Q1 और Q2 दोनों का यूनिट जो है वो कूलम्ब है, ठीक है। कूलम्ब इसका भी है और इसका भी है, दैट्स व्हाई हमने दो चार्जेस की वजह से इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब इसको लिखने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में इसको इसी तरह लिखा हुआ हो तो यही सही ऑप्शन है, वरना आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें आप डिवाइड को एज अ स्लैश यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो कौन सा ऑप्शन है जो इस वाले ऑप्शन के ऊपर सही फिट हो रहा है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। अब अगर आपके पास इस तरह से कोई दिया हुआ ऑप्शन तो ये वाली चीज भी आपके पास सही हो जाएगी, जिसमें आप ये वाला जो आपका कूलम है इसकी पावर है 2, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। तो अगर इस तरह से आपके पास कोई ऑप्शन हो तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, राइट। इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के मिड में, वो आपको कैसे पता चलती है। द फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का मतलब होता है कि वो चार्ज कितना है, ठीक है। यानी कि वो 2 कूलम्ब है, 3 कूलम्ब है, 5 कूलम्ब है। तो याद रखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन का ताल्लुक उसके मैग्नीट्यूड से, चार्जेस के मैग्नीट्यूड से नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम सही कह सकते हैं, बट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना वो हमेशा एक ही रहती है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है, ये इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा, ठीक है। लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका एक और मेथड है, दैट इज द टाइप ऑफ अदर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, राइट। आपने इस पॉजिटिव चार्ज के दरमियान कोई के सामने कोई नेगेटिव चार्ज रख के रखा, तो इस सूरत में आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अगर आप इसी पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव चार्ज रखें लाकर तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब धक्का देना शुरू कर देंगे। अगर नेगेटिव के सामने नेगेटिव को रखें तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो पता ये चला कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वो बताता है ये दूसरा वाला चार्ज, ठीक है। ये जो आपके पास अदर चार्ज है, जो आप किसी भी चार्ज को चेक करने के लिए उसके सामने लाके रखते हो, ये चार्ज आपको बताता है कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। So the correct option is option number 3, right? Which of the following affects the electrostatic force between two charges the most? ठीक है, सबसे पहले याद रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो आपको कूलम्स ने बताई थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली जो चीज होती है ना वो तीन चीज होती हैं, ये आपको कूलम ने बताया था। आपके पास जो पहली चीज है वो है ये वाला के कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। दूसरा है आपके जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है उनकी कीमत कि आपका चार्ज कितना है, ठीक है। इसके बाद है ये आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है वो क्या डिस्टेंस है। ये तीन चीजें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अफेक्ट कर सकती हैं। सो अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है शेप ऑफ द चार्ज। याद रहे शेप ऑफ द चार्ज कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अफेक्ट नहीं कर सकेगी। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मटेरियल, ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारे पास तीन चीजें हैं खाली, ठीक है। द थर्ड वन इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दिस वन इज द मोस्ट सुइटेबल आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा उतनी कम आपकी फोर्स होना शुरू हो जाएगी, ये कूलम ने हमें बताया था, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते हैं कि आपके पास एक सर्टेन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एट व्हाट एंगल, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपका किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगा। सबसे पहले आप इसको इसके फॉर्मूले से समझ सकते हैं। आपके पास ये फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई आप कहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब आप इस थीटा की जगह पर ना दो एंगल्स पुट कर सकते हो, या तो आपके पास वो सरफेस पैरेलल हो सकती है, मतलब थीटा आपके पास 0 डिग्री हो सकता है, या तो आपके पास वो सरफेस परपेंडिकुलर हो सकती है यानी कि थीटा आपके पास 90 डिग्री हो सकता है। तो आप इस थीटा 0 को और थीटा 90 को बारी बारी पुट करके देख लें। इस थीटा की जगह पे आपने यहाँ पर 90 डिग्री लिखा, कॉस 90 की वैल्यू आपके पास हमेशा होती है 0,
राइट। सो cos 90 की वैल्यू 0 ही, बी ए 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, मतलब आपका ओवरऑल फ्लक्स क्या है, 0 है, मतलब मिनिमम हो गया जब आपके पास परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर दूसरी तरफ आप ये देखें कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा की जगह पर आपने 0 डिग्री पुट किया, 0 डिग्री का मतलब पैरेलल है वो, और कॉस 0 की वैल्यू आपके पास हो गई 1, देन आपके पास यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम आती है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज द सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो एक ऐसी लाइन के अलोंग होती है, एक ऐसी लाइन के साथ साथ होती है जो कि दो चार्जेस को अपने साथ जोड़ देता है। मतलब दो चार्जेस हैं आपके पास, इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में ये वाली जो लाइन है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को शो कर रही है। तो अब आपके पास बोल रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल का मतलब होता है कि आपके पास दैट इज अ सर्कल, और सर्कल के बिल्कुल टेंजेंट होगी। टेंजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी लाइन जिसका जस्ट एक पॉइंट आपके सर्कल से टच होकर जाए। द सेकंड वन इज सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल का मतलब बिल्कुल बीच बीच में, जो कि हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। नॉन सेंट्रल मतलब बीच में नहीं है। रेडियल बट नॉट लीनियर, ये भी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा सेंट्रल होती है, राइट। Two similar charge repel each other with force F. What would be the force if one charge is doubled? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपको एक रिलेशन बता दिया जाता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि ये चीज़ अगर इतनी डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या फोर्थ हो जाए या थ्राइस हो जाए, तो इस वाली चीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सो ये वाले एमसीक्यूज एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बस बोला गया है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हों, ठीक है, और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उनके दरमियान जो फोर्स है वो एफ है, ठीक है, अगर इसके अंदर जो चार्ज है ना वो डबल हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये वाला रिलेशन याद रखना है जो कि हमारे पास कूलम्स लॉ से आया है। अब आपने इसकी ना एक रेशियो बना देना है, F1 डिवाइडेड बाय F2। F1 क्या है? पहले वाली फोर्स, मतलब डबल करने से पहले वाली फोर्स, और F2 है डबल करने के बाद वाली फोर्स, राइट। देन Q1 एंड Q2, ये वाला Q1 Q2 डबल हुए बगैर है, मतलब जो सिंगल आपके पास फोर्स पहले वाली थी ये वो वाले चार्जेस हैं। जब उनमें से एक चार्ज को आपने डबल कर दिया तो फिर आपके पास ये वाली चीज बन गई है, ठीक है। अब याद रहे कि आपने इस Q1 Q2 को इस Q1 Q2 से कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो चीज बच गई है वो है F1 बाई F2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 F1 से जाएगा और F2 1 से जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बनेगा 2 F1 इज इक्वल टू F2। मतलब आपके पास जो नई फोर्स होगी F2 होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है, 2F हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2F।